गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर लाइट चल रहा था, चैप्टर 15 लाइट। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लाइट के बारे में पढ़ा कि वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है किसी सरफेस से स्ट्राइक करके। एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने एक बड़ा सा पेपर लिया था, पेपर शीट पेपर, उस पर 6 होल्स करे थे और हमने उसको मिरर के ऊपर स्टिक कर दिया था, चिपका दिया था और उन होल्स में से 1 बाय 1 खुद को और हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करा था। एक हमने डायग्राम देखा जिसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का, वो हमने पढ़ा था। ये जो एन दे रखा है ये एस, ये तो प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। ये रेड कलर की लाइन, इसके ऊपर ये जो डार्क सी एक ब्लैक लाइन दे रखी है सेंटर में, ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं सोर्स ऑफ लाइट से, कोई भी सोर्स हो सकता है, सन हो सकता है, आर्टिफिशियल सोर्स हो सकते हैं, बल्ब, हैंड टॉर्च, कुछ भी। और ये इस नॉर्मल पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही हैं दूसरे डायरेक्शन में, विच इज़ ए डैश एंड बी डैश। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा था, हमने ये पढ़ा था लॉज, 2 लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ ये था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्लेक्टेड हुई रेज, और ये नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। यहाँ प्लेन क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, रेड कलर की जो लाइन दे रखी है और उसके ऊपर ये डैश डैश लगा रखा है छोटा छोटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यही प्लेन है और ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। दूसरा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये एंगल है इंसिडेंट, ये 2 एंगल है इंसिडेंट, 2 रेज हमने फॉल आउट कराई इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी लेफ्ट राइट रिवर्सल की। एक इमेज जो बनती है हमारी इमेज, या जो हमारी पिक बनती है उसमें प्लेन मिरर के अंदर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हमारी इस वीडियो में रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। यू मे थिंक दैट ओनली मिरर्स एंड अदर पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट। हम अभी तक ये सोच रहे थे कि सिर्फ मिरर और जो अदर पॉलिश सरफेसेस होती हैं वही लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू। सरफेसेस ऑफ वॉल्स, लीव्स, टेबल टॉप्स, कार्ड्स एंड मून एंड द प्लैनेट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट। ये सही नहीं है, सिर्फ पॉलिश सरफेसेस या मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमारी जो वॉल्स होती हैं, घरों पे दीवारें होती हैं, पेड़ पौधे, पत्तियां हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे घर के अंदर हमारे रूम्स में रखे हुए हैं, स्कूल्स में प्रेजेंट होते हैं, सारी ही चीज़ें, सारे ही ऑब्जेक्ट जो जिस पे सरफेस होती है, सरफेस वाले सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यू कैन सी थिंग्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन देम। अब देखिए, हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें भी जो लाइट अमिट करती हैं और वो चीज़ें भी जो लाइट अमिट नहीं करती। हम उन्हें कैसे देख पा रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आ रही है और उनके ऊपर इंसिडेंट करती है, उनके ऊपर फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं या स्कैटर्ड कर देंगे अलग अलग डायरेक्शन में, और वो लाइट क्या होती है, उनसे टकरा के हमारी आँखों में आती है, और हमारा ब्रेन उस इनकमिंग लाइट, जो लाइट हमारी आँखों में आई, उससे वो जिस भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आती है उसकी इमेज हमारे माइंड में बनती है, वो जो इन्फॉर्मेशन के थ्रू, और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, हमें दिखता है वो ऑब्जेक्ट। हम हमारे रूम के अंदर सीलिंग फैन, बल्ब, ब्लैक बोर्ड, टॉर्च, सारी चीज़ें देख सकते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारी बुक्स, पेंसिल। तो हम उन्हें कैसे देख पा रहे हैं, जो भी सनरेज उनके ऊपर आके स्ट्राइक कर रही हैं और स्ट्राइक करके जो हमारी आँखों में जा रही हैं, इसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। You cannot see images of objects on the reflecting surface unless the reflecting surface is highly object. However, there is a one big difference. You cannot see images of object on the reflecting surface unless the reflecting surface is highly polished. This is because highly polished surfaces, mirrors, reflect light in a very different way as compared to rough surfaces like walls. देखिए, 2 सरफेसेस होती हैं यहाँ इस पैराग्राफ में, 2 सरफेसेस आएंगे, एक तो रफ सरफेस और एक हाईली पॉलिश सरफेस, रेगुलर सरफेस।
ठीक है। तो रेगुलर सर्फेसिस क्या होती हैं? जो बहुत पॉलिश्ड हो, क्लीन हो, बहुत चिकनी हो, ठीक है, स्लिपरी हो, वो हाईली पॉलिश सरफेस होती है। लाइक मिरर की है, आपके सेल फोन्स की जो ऊपर का पार्ट होता है वो भी कितना पॉलिश्ड होता है, उसमें हम हमारा फेस देख सकते हैं। आसपास के नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हमें, अगर हम उस फ़ोन को थोड़ा बैक एंड फोर्थ करें तो हमें नज़र आने लगेगा सेट करने पे। लेकिन हमारी जो वॉल की सर्फेसेस हैं, ब्लैक बोर्ड की सर्फेसेस हैं, टेबल की सरफेस पे हम हमारा फेस का रिफ्लेक्शन या और कोई ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें उसमें नज़र नहीं आ सकते, हम उसमें नहीं देख सकते। तो ये किस वजह से होता है? जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी सरफेस की क्वालिटी पे, कि वो रफ सरफेस है या रफ सरफेस नहीं है। तो जितने भी रफ सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन होते हैं वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं, और जो पॉलिश सरफेसेस पर रिफ्लेक्शन होते हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। ए पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट्स ऑल द रेज ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन द सेम डायरेक्शन। बीम क्या होता है? जो बहुत सारी रेज से मिलकर बनती है, लाइट रेज से मिलकर जो बनता है एक क्लस्टर लाइट रेज का बंडल, उसे हम बीम कहते हैं। बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। तो जो पॉलिश सरफेस होती हैं, आपकी पॉलिश सरफेस, हम मिरर ले लेते हैं, मिरर की सरफेस वेल पॉलिश्ड होती हैं। तो हम अगर उसे किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखेंगे, वेदर इट इज़ सन और ए लाइट बल्ब और योर टॉर्च, हैंडी टॉर्च, तो वो क्या करेगा? 100% लाइट को रिफ्लेक्ट आउट कर देगा एक ही डायरेक्शन में। दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड इन फिगर 15.13। ये देखिए आप, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप मान लीजिए ये जो नीचे बेस दे रखा है, ये मिरर रखा हुआ है, और ये जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ये जितनी भी इंसिडेंस रेज आ रही हैं इस मिरर पे, वाइट मिरर पर, ये सन से आ रही हैं। हमने विंडो में इस मिरर को रख रखा है। तो मिरर ने क्या करा? मिरर की पॉलिश्ड, बिल्कुल वेल पॉलिश्ड होती है मिरर की सरफेस। तो ये जितनी भी लाइट रेज देखो इसके ऊपर आई, 4 रेज हमने डाली, तो उसने चारों के चारों को एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट आउट कर दिया। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? किसकी प्रॉपर्टी होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन करता है? वेल पॉलिश सर्फेसेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए पॉलिश सर्फेस विच कैन फॉर्म इमेजेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? जो एक पॉलिश सर्फेस से हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रफ सर्फेस। ए रफ सर्फेसिस, अब देखिए हमारे जो डे टू डे लाइफ है वहाँ पे आपको क्या लगता है कैसा रिफ्लेक्शन होता होगा? रेगुलर या डिफ्यूज्ड? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद अपनी लाइट एमिट नहीं करते, हम उन्हें भी देख पाते हैं, वो विजिबल होते हैं हमें। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ए रफ सर्फेसिस रिफ्लेक्ट्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड इन द फिगर अलॉन्गसाइड इन फिगर 15.4। अब देखिए यहाँ एक रफ सरफेस दी गई है। अब आप देखिए, खुद फ़र्क देखिए, डिफरेंस देखिए एक रफ सरफेस में और एक स्मूथ सरफेस में। कोई भी बम्प नहीं है इसके ऊपर, अनइवननेस नहीं है, बिल्कुल प्लेन है रेगुलर सरफेस, इस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉलिश सरफेस। और ये है रफ सरफेस, कितने सारी अनइवननेस हैं, कितने सारे बम्प्स हैं, जैसे आपकी रोड्स पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, उसके जैसे कितने सारे इसमें डिफॉर्मिटीज़ हैं, बम्प्स क्रिएट हो रखे हैं, ऊपर की तरफ बल्जेस आउट हो रहे हैं बम्प्स। अब ये रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट रेज हैं, 5 रेज आई, 1 2 3 4 5। अब इसने क्या करा? इस रफ सरफेस ने उसे अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। आप रिफ्लेक्शन में भी डिफरेंस देखिए, एक ही डायरेक्शन में यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है रेज रेगुलर सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे। लेकिन जो एक रफ सरफेसेस है वो जो इंसिडेंट रेज है उन्हें डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट आउट कर रही है। Reflection, a rough surface reflects a parallel beam of light in many different directions. This is illustrated in the figure alongside in figure 15.4. Reflection from a rough surface is called diffused reflection. अब जो rough surfaces पे reflection होता है वो diffused reflection कहलाता है। When a highly polished smooth surface is scratched, अगर हम किसी well polished smooth surface को भी scratch कर दें, scratches उस पर ले आएँ, it becomes a rough surface, वो भी एक rough surface बन सकती है। will now start giving a diffuse reflection। और अब उस surface पे कैसा reflection होगा? diffuse reflections। जितने भी objects हमारे environment में present हैं, चाहे से वो पेड़ पौधे हों, हमारे vehicles हों या घरों में रखे objects हों, सब रिफ्लेक्शन करते हैं, सब लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट रेज की प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इंसिडेंट होती है तो वो उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट मुड़ जाती है, उसका जो पाथ है प्रोपोगेशन का वो चेंज हो जाता है।
तो हमने यहाँ बताया कि अगर हम किसी वेल स्मूथ सरफेस को भी अगर उस पर स्क्रैचेस ले आएँ तो वो भी क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। कैसा रिफ्लेक्शन करता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है। हेयर इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, यू विल बी एबल टू सी अ वेरी वेल डिफाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन ए न्यू स्टेनलेस स्टील प्लेट। अब देखिए, हम जो नए स्टील के बर्तन लाते हैं, स्पून्स लाते हैं, जब वो नए होते हैं तो हमें हमारा फेस उसमें नज़र आता है। However, you will not be able to see your reflection clearly in the same plate when it becomes old. लेकिन अगर वही प्लेट 2-3 साल बाद पुरानी हो जाएगी तो हम उसमें इतना क्लियरली अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते। This is because constant use and scrubbing makes the surface of the plate rough. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बर्तनों में हम फूड रखते हैं, हॉट फूड, उसमें ऑयल प्रेजेंट होता है, हम उसको फिर वॉश करते हैं, स्क्रब करते हैं, उसमें हम पाउडर डालते हैं या जो भी हमारे पास सोप होता है, डिश वॉशर, वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो पॉलिश है वो वेल पॉलिश जो है वो थोड़ी रफ़ हो जाती है, जिसकी वजह स्क्रबिंग, कंटिन्यूस स्क्रबिंग उसको क्या करती है, उसकी वेल पॉलिश को रफ़ बना देती है। एंड वी नो दैट वी कैन ओनली गेट अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रफ सर्फेस। और हम सब ये जानते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रफ सर्फेसिस पर होता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंस रेज जब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट आउट हो जाएं। Multiple reflections. When we bring two mirrors close to each other such that the reflected rays of one mirror becomes the incident for the second. अब देखिए, we get all sorts of interesting results. हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। 2 मिरर्स लिए हैं हमने, जब हम उन 2 मिरर्स को एक दूसरे के सामने ऐसे रखते हैं कि जो हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया है, वेदर इट इज़ सन या आप कोई टॉर्च ले लीजिए, वो एक मिरर के ऊपर क्या करिए, उससे लाइट जलाइए एक मिरर पे, और उस पूरे अरेंजमेंट को ऐसे सेट करिए कि हमने हमारी टॉर्च से जो लाइट पहले मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाई है वो उससे रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर के ऊपर जाए। तो हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दिस इज़ रेफर टू एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन सिंस द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड मोर देन वंस। और इसे ही हम क्या कहेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट थी, रेज थी, बीम थी लाइट रेज की, वो एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कीप 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर, वी विल गेट 3 इमेजेस। हम क्या करेंगे, अगर 2 प्लेन मिरर को एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे रख देंगे तो हमें 3 इमेजेस मिलेंगी। एज वी डिक्रीज द एंगल बिटवीन द मिरर, द नंबर ऑफ इमेजेस विल इंक्रीज। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल को कम करते जाएंगे, यानी 90 डिग्री के अंदर लेके आते जाएंगे, 90 के अंदर, तो हमें और ज़्यादा इमेजेस दिखाई देंगी। जो इमेजेस का नंबर होगा वो बढ़ जाएगा। When the 2 mirrors are parallel to each other, angle 0, we get an infinite images of number of images. हम देखते हैं बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े मिरर्स आगे पीछे लगे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, मिरर के अंदर मिरर, उसके अंदर हम बैठे हैं, फिर उसमें भी मिरर दिख रहा है, फिर उसमें भी हम बैठे हैं। तो ऐसे हमें बहुत सारे मिरर एक ही मिरर के अंदर नज़र आते हैं ब्यूटी पार्लर्स में और बार्बर की शॉप में। तो यही है, हमें इसको भी ऐसे ही सेटअप करना है, 0 डिग्री के एंगल पे, मतलब पैरेलल रखना है, एक दूसरे के आमने सामने रखना है, कि मिरर की जो पॉलिश सरफेस है जिस पे हम हमारी इमेज देखते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो। तो हमें क्या नज़र आएगा, अगर हम उन दोनों के बीच में होंगे और किसी भी एक मिरर को देख रहे होंगे, 2 मिरर है आमने सामने रखे हैं और इन दोनों मिरर के बीच में हम बैठे हुए हैं, जैसे बार्बर की शॉप में या किसी पार्लर की शॉप में होता है, तो हमें क्या दिखेंगे, बहुत सारे मिरर्स नज़र आने लगेंगे। When the two mirrors, some elevators, lifts have mirrors. हमने देखा कुछ एलिवेटर्स जो होती हैं, लिफ्ट्स वगैरह होती हैं, उनमें भी मिरर्स होते हैं। इफ़ यू ट्राई टू लुक एट योर सेल्फ इन वन मिरर विच हैज़ ए पैरेलल मिरर ऑन द अपोजिट वॉल, यू विल सी दैट देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखिए, इन एलिवेटर्स में अगर 2 मिरर लगे हों, एक मिरर हमारे सामने हो और एक मिरर हमारे पीछे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमें बहुत सारी इमेजेस नज़र आने लगेंगी उन मिरर्स के अंदर। We will now observe reflection from 2 mirrors placed at various angles with each other by performing an activity. अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। एम टू ऑब्जर्व हाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर, हमें देखना है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मटेरियल्स नीडेड, 2 pieces of plain mirror about 6 inches into 4 inches. You can get these in a local shop selling glass and mirrors.
Ask them to cut out the mirrors and smoothen their edges. A small object like a pencil sharpener or eraser, table, a sheet of paper, pencil, ruler and a protector to measure angles. अब हमें 2 पीसेस लेने हैं प्लेन मिरर के. कितने होने चाहिए? या तो आप है ना देखिए 4 इंचेस इंटू 6 इंटू 4 इंचेस के 6x4 के होने चाहिए दोनों. हमें ये किसी भी शॉप पे जो ग्लास सेलिंग शॉप्स होती हैं वहाँ मिल सकता है. हमें वहाँ पे हम एक मिरर के 2 पीसेस भी करवा सकते हैं और उनकी जो एजेस निकलेंगी उन्हें स्मूथ करवा सकते हैं. मेथड: मेक ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए शीट ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड फिक्स इट ऑन द टेबल. हमें एक पेपर का शीट लेनी है पेपर की और उसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर और उन्हें उसके टेबल के ऊपर फिक्स कर देना है. सेकेंड मेथड: कीप द 2 मिरर्स ऑन द टेबल टचिंग ईच अदर. अब हमें 2 मिरर्स लेने हैं, टेबल पे रखने हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हों सो दैट देयर एजेस आर एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन यू हैव ड्रॉन. और हमें उन्हें कैसे प्लेस आउट करना है, प्लेस करना है टेबल के ऊपर कि जो उनके एजेस हों और हमने जो पेपर शीट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी उनसे टच हो रहे हों मिरर के एजेस. आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द मिरर्स इन प्लेस. हमें एक फ्रेंड से कहना है कि वो हमने जहाँ मिरर रखे हैं उन्हें वो होल्ड करके रखे, पकड़ के रखें. प्लेस द स्मॉल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अब हमें उन दोनों मिरर के सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख लेंगे. हाउ मैनी इमेजेस डू यू सी. अब हमें देखना है कि हमें कितनी इमेजेस नज़र आई. नेक्स्ट: यूज़ द प्रोटेक्टर टू मेक डिफरेंट एंगल्स. अब हमें अलग अलग एंगल्स बना के और ईच टाइम प्लेस द 2 मिरर्स टचिंग ईच अदर एंड अलोंग द 2 आर्म्स ऑफ द एंगल यू हैव ड्रॉन एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस यू सी. अब देखिए हमें प्रोटेक्टर की मदद से अलग अलग एंगल बनाने हैं. 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60, 45 एंड 30 डिग्री का एंगल ले लिया हमने यहाँ. और वो जो एंगल की आर्म्स हम बनाएंगे उस पर हमें दोनों मिरर्स को प्लेस करना है और उनके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देना है और हमें देखना है कि हमें कितनी उसमें इमेजेस दिखाई दी. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन: यू विल सी ओनली 1 इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द 2 मिरर्स आर केप्ट इन ए स्ट्रेट लाइन. अगर स्ट्रेट लाइन में हम 2 मिरर्स को रखेंगे तो हमें एक ही इमेज नज़र आएगी ऑब्जेक्ट की. नॉट दैट ए स्ट्रेट लाइन करेस्पॉन्ड्स टू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. अब हमें क्या देखना है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री की करेस्पॉन्ड हो एंड देयरफॉर द 2 मिरर्स एक्ट एज ए सिंगल मिरर. इसलिए जो 2 मिरर थे जिन्हें हमने पास पास रखा था, जैसे आपकी बुक्स हैं, बुक्स के 2 पेजेस होते हैं आमने सामने, पास पास होते हैं, जब हम खोलते हैं तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं. इसलिए मिरर्स ने क्या करा, एक ही मिरर की तरह एक्ट करा. एज यू रिड्यूस द एंगल 2 इमेजेस अपीयर. अब जैसे जैसे हम एंगल को कम करते जाएंगे तो क्या होगा, 2 इमेजेस नज़र आने लगेंगी. द नंबर ऑफ इमेजेस कीप इंक्रीजिंग एज द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स इज रिड्यूस्ड. अब जैसे जैसे हम लोग एंगल कम करते जाएंगे वैसे ही क्या होगा, इमेजेस भी ज़्यादा होती जाएंगी. जितना एंगल कम करेंगे उतनी ज़्यादा एंगल इमेजेस बढ़ जाएंगी. और जब एंगल कम होते होते जब दोनों मिरर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो क्या होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी मिरर्स के अंदर. अब यहाँ दे रखा है हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन. अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंट पढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, नॉर्मल लाइन देखी, तो हमें उसका डायग्राम कैसे बनाना है. फर्स्ट, ड्रॉ ए थिक लाइन इंडिकेटिंग द मिरर. अब देखिए सबसे पहले कह रहा है हमें एक थिक लाइन बनानी है जो मिरर को इंडिकेट करे. तो यहाँ पे मिरर को कौन सी लाइन इंडिकेट कर रही है, दिस स्ट्रेट लाइन. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मिरर को इंडिकेट कर रही है और हमने इसमें ये ऐसे झुकी हुई ऐसे तिरछी लाइनें बनाई हैं. तो ये क्या करता है, ये दोनों चीज़ें मिलके एक मिरर को इंडिकेट करती हैं. ठीक है. लाइटली शेड वन साइड ऑफ द लाइन, दिस इज़ द बैक ऑफ द मिरर. और ये जो हमने आड़ी तिरछी लाइनें पीछे बनाई हैं ये क्या है, मिरर का शेड है, बैक ऑफ द मिरर, बैक बना लिया. सेकेंड पॉइंट, मार्क ए पॉइंट O ऑन द मिरर नियर द मिडिल एंड यूज ए सेट स्क्वायर टू ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर एट दैट पॉइंट. दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट O. लेबल दिस लाइन एज NO. अब हमें क्या करना है, हमने देखिए यहाँ एक स्क्वायर लिया, क्या है सेट स्क्वायर, यूज ए सेट स्क्वायर. ठीक है, हमने इससे बीच में बिल्कुल सेंटर पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची. ठीक है, ये मिरर का हमने सेंटर है जिसे हमने O से डोनेट कर दिया. यहाँ हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, ये है इस मिरर का नॉर्मल पॉइंट, पॉइंट ऑफ नॉर्मल. ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट और परपेंडिकुलर है. यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ ये नॉर्मल है और कैसा एंगल बना रही है, मिरर से ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ तो हमने O लिखा, यहाँ N लिख देंगे तो ये ON बन जाएगी, NO.
NO. Label this line as NO. Third point, note, now draw an imaginary point object A at any point in front of the mirror. अब हमें कोई सा भी एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप जो भी चाहें उसको मिरर के सामने रख देंगे. ड्रॉ एन इमेजिनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट. अच्छा, एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करना है हमें एज ए ऑब्जेक्ट है. यूज ए रूलर टू ज्वाइन A and O with a straight line. Draw an arrow on the line AO such that it points in the direction of the mirror. अब देखिए यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लिया. अब ऑब्जेक्ट तो नहीं लिया, पर हमने क्या करा, एक ब्लैक पॉइंट से इसको, ये यहाँ पे ब्लैक पॉइंट से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको A लिख दिया. ठीक है, यहाँ हमने O लिखा था सेंटर में, मिरर के सेंटर में. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थी और उसको हमने N लिख दिया था नॉर्मल, तो ये ON बन गया था. अब हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करा जिसको हमने A लिख दिया. ठीक है, यहाँ A लिख दिया हमने, यहाँ पे ये रहा A. अब हमें यहाँ से एक रे हमने इस पे ड्रॉ करी मिरर के सेंटर तक और एक एरो बना दिया उसके ऊपर, जिससे क्या लगे कि ये जो रे है, लाइट रे, ये इस ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर तक आ रही है. ठीक है, तो ये यहाँ तो ये A आ गया, यहाँ O आ गया और एक यहाँ N आ गया. तो कैसा एंगल बना, AON. ठीक है, ये एंगल बन गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस AON. यूज ए प्रोटेक्टर, फोर्थ पॉइंट, and measure the angle AON. Use the protractor and ruler to draw an equal angle NOB on the other side of the normal. Draw an arrow on line OB such that it points away from the mirror. This is reflected ray. देखिए यहाँ हमने एक एंगल बनाया था AON. ठीक है, यहाँ इंसिडेंट रे था और हमने उसे शो करने के लिए ये एरो बनाया था. इस एरो से हमें ऐसा लग रहा था कि ये लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से निकल कर A से निकल तक के O तक आ रही है, सेंटर तक आ रही है मिरर के नॉर्मल तक. तो ये एंगल बना AON और हम इसे प्रोटेक्टर की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे कि इस एंगल कितना है, इसकी वैल्यू क्या है. अब देखिए, अब हमें ऐसी ही एक लाइन इधर जो नॉर्मल था इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है. पहले हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली. ठीक है, ये इंसिडेंट कहा था हमने इसे AON, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे. अब हमें ऐसी ही लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और उसको नाम दे देंगे B. अब हमें उस पर कैसा एरो लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, कि उसको देखने पर ऐसा लगे कि ये मिरर से की तरफ से दूर जा रही है. ठीक है, ये लाइन, ये एरो डोनेट करते हैं ना, क्या पाथ डोनेट करते हैं, उसका वे रास्ता बताते हैं. ये इस एरो से हमें देखने पे क्या पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर तक आ रही है, और इस एरो को देखने पे पता चलता है कि ये मिरर से दूर जा रही है. और इसको हम B लगा देंगे, यहाँ पे B नाम लिख देंगे. तो ये क्या बन गया, OB बन गया. यहाँ O है, ये B है, तो ये OB बन गया. फिगर E shows how an image is formed in a plane mirror. अब देखिए यहाँ पे फिगर E है दिस. अब ये प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है ये यहाँ शो कर रखा है. टेक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट A ऑन द लेफ्ट. अब हमें एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लेना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने लेफ्ट साइड पर. ड्रॉ 2 पॉइंट्स O एंड O डैश. अब देखिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिए और हमने यहाँ O और O डैश बना दिए. ठीक है, अबाउट 1/2 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मिरर. अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, O और O डैश की 1/2 सेंटीमीटर. ड्रॉ 2 नॉर्मल ON ऑन O डैश और N डैश. अब हमने यहाँ 2 नॉर्मल बनाए हैं, ये देखिए यहाँ 2 नॉर्मल है, N और N डैश. लाइन्स परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट O एंड O डैश. ड्रॉ लाइन्स AO एंड AO डैश. ड्रॉ लाइन्स OB एंड O डैश B डैश such that angle NOB equals to angle AON and angle N dash O dash B dash equals to AO dash N dash. Extend BO and B dash O dash backwards behind the mirror with dotted lines to meet at a point. Call this point image. At the other end, draw an eye so that the pupil extends from B to B dash. अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा है इसको मैं अब एक्सप्लेन करते हैं. हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 नॉर्मल बनाए. पहले तो हमने यहाँ एक मिरर लिया, ये मिरर लिया हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन, इसकी बैक पॉइंट बना दी. ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 नॉर्मल लिए और इसके ऊपर हमने ये एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लिया लेफ़्ट साइड पर और उसको क्या करा, उससे इंसिडेंट रेज फॉल आउट आई. ठीक है, अब ये जो 2 रेज यहाँ आ रही हैं देखिए इस इमेजिनरी ऑब्जेक्ट A से. इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मान लो ये चेयर रखी है यहाँ पे,
तो कोई भी, या आप इसको एक टॉर्च भी समझ सकते हैं, ठीक है। चाहे से वो टॉर्च हो या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो, लाइट रेज तो रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट करके दोबारा कहीं आती हैं। तो ये आप सपोज कर लीजिए जो ये ए पॉइंट है ये सन है, तो ये सन पर से 2 रेज आई, ठीक है। अब ये 2 रेज इस मिरर पर आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई रिफ्लेक्ट, 2 रेज आई थी, रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। हो गया इसमें रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन तो हो गया, 2 रेज थी, दोनों में रिफ्लेक्शन हो गया, तो हमने दोनों ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना उसके पॉइंट पर नॉर्मल लाइन खींच दी, ठीक है। नॉर्मल लाइन भी हमने ड्रॉ आउट कर दी, एक को हमने एन कर दिया, दूसरे को एन और ये ऊपर डैश लगा दिया, ठीक है। वैसे ही क्या करा, ए यहाँ लिया था, तो यहाँ एक ही सोर्स से 2 रेज आ रही थी, देखिए यहाँ पे एक ही सोर्स से 2 रेज निकल रही हैं और ये दोनों रेज अलग अलग जगह जा रही हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो हमने ये जो 2 रेज गई वापस, एक को तो बी लिख दिया और एक को बी डैश कर दिया। अब ये जो पॉइंट है नॉर्मल पॉइंट, जिसको हमने 0 और 0 डैश करा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड में एक डॉटेड लाइंस लेके जाएंगे, ठीक है। और जहाँ ये इमेज फॉर्म, ये जो दोनों डॉट्स आन के मिलेंगे परपेंडिकुलर होंगे बिल्कुल इसके एग्जैक्ट नीचे, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे होगा। तो यहाँ क्या होगा, यही इमेज हमारी फॉर्म करेगी प्लेन मिरर में। तो ये जो रिफ्लेक्शन हमें बताया गया है, ये प्लेन मिरर की सरफेस हमने ली थी, ये प्लेन मिरर है, ये पूरा ये मिरर के ऊपर होने वाला रिफ्लेक्शन बताया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मिरर है इसके सामने हम लोग, हमारी आँख है, सपोज़ कर लीजिए कि हम मिरर में खुद को देख रहे हैं, तो हमारी जो इमेज बनेगी उसकी जो पोजीशन और डिस्टेंस होगी वो ये होगी, यहाँ बनेगी इमेज। जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे हमारी इमेज भी पीछे जाती जाएगी, और जैसे हम आगे आते जाएंगे मिरर के, तो ये जो पॉइंट है ये भी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी जो इमेज बन रही थी उसका फोकस आगे की तरफ आता जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम, और हमने इसमें क्या एग्जांपल लिया था, मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी वो हमने यहाँ मिरर ली थी। डिस्पर्जन, हैव यू सीन ए रेनबो, हम लोगों ने हमारी लाइफ में रेनबोज तो बहुत देखे होंगे। वेयर डू ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो कम फ्रॉम, अब ये रेनबो में इतने सारे हमें कलर्स दिखाई देते हैं, पिंक, रेड, पर्पल, ग्रीन, वाइट, नॉट वाइट, तो ये सारे कलर्स आते कहाँ से हैं। द वाइट लाइट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी कलर्स एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस वाइट लाइट कैन बी स्प्लिट अप इनटू द डिफरेंट कलर्स दैट इट इज़ मेड अप ऑफ। अब देखिए वाइट लाइट होती है, सन में से जो निकल कर आती है लाइट रेज, वो वाइट रंग कलर की होती हैं, पर उस वाइट लाइट्स के जो कंस्टिट्यूंट्स होते हैं, जो उसके कंस्टिट्यूंट कलर्स होते हैं जिससे मिलकर वो वाइट लाइट बनी होती है, वो बहुत सारे कलर्स के मिलकर बनी होती हैं। वैसे मेनली 7 कलर्स के मिलके बनती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। और जब वो सन रेज से निकल कर रेज आ रही होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो अंडर सर्टेन कंडीशंस वाइट लाइट कैन बी स्प्लिट अप इनटू मैनी डिफरेंट कलर्स दैट इट इज़ मेड अप ऑफ। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, बहुत सी जो लेयर्स होती हैं वो ठंडी होती हैं, कुछ लेयर्स में मॉइस्चर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के, कुछ लेयर्स में डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये कंडीशंस अलग अलग हैं अलग अलग लेयर्स की। तो वाइट लाइट क्या होती है, इनसे टकरा कर इन पर रिफ्लेक्ट करती है, इंसिडेंट करती है, तो अपने कंस्टिट्यूंट कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जिन कलर्स से मिलके वो बनी होती है उनमें वो टूट जाती है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। कंस्टिट्यूंट का मतलब जिस भी कलर से वो मिलके बनी है। तो एक वाइट लाइट का टूटना अपने कंस्टिट्यूंट कलर में डिस्पर्जन कहलाता है। स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म। अगर हम एक कांच का प्रिज्म लेंगे, ये देखिए यहाँ दे रखा है, कांच का एक प्रिज्म होता है, ये पूरा वाइट कलर का, डार्क वाइट कलर का। इसके ऊपर अगर हम वाइट लाइट को टॉर्च की मदद से, होल की मदद से क्या करेंगे, स्प्लिट आउट करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, फॉल करेंगे, तो एक स्पेक्ट्रम बनेगा। ये देखिए ये स्पेक्ट्रम बन गया, बहुत सारे कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा। द बैंड ऑफ कलर, a spectrum is formed when white light passes through a prism. The band of colors produced by splitting of white light is called a spectrum. तो जो कलर का बैंड प्रोड्यूस होगा वाइट लाइट के टूटने पे, वही स्पेक्ट्रम कहलाएगा। रेनबो इज ए स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ डिस्पर्शन इन द स्काई। अब रेनबो क्या है, डिस्प्ले है। वाइट लाइट आ रही थी सन से, वो क्या हुआ, स्काई के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट थे, उससे टकरा के वो अपने अपने कलर्स में टूट गई। तो वही क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन इन द स्काई।
Water droplets in the sky splits up the sun's rays and form a spectrum which we see as a rainbow. तो जो सनलाइट स्प्लिट होगी अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में वाटर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने के बाद, तो वो जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा उसी स्पेक्ट्रम को हमने रेनबो नाम दे दिया. द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और इन सब के फर्स्ट वर्ड हम ले लेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, विबग्योर. विबग्योर. तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वाइट लाइट के, और जो वाइट लाइट से हमारे पास स्पेक्ट्रम आया उस स्पेक्ट्रम के क्या कलर्स होते हैं, वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इन 7 कलर्स से मिलके सन की लाइट एक वाइट लाइट बनती है. यू कैन मेक ए स्पेक्ट्रम ऑफ योर ओन. हम खुद से भी हमारा स्पेक्ट्रम बना सकते हैं. अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि हम स्पेक्ट्रम कैसे बनाएं. एम टू मेक ए स्पेक्ट्रम. अब हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है कि स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है. मटेरियल्स नीडेड एन ओल्ड सीडी. एक पुरानी सीडी ले लेंगे. ए प्रिज्म फ्रॉम योर स्कूल लैब. हमारी स्कूल लैब से हम एक प्रिज्म ले लेना है, ग्लास प्रिज्म. ए टॉर्च 4x6 का क्या लेंगे, कार्डबोर्ड ले लेंगे, कार्डबोर्ड का पीस. ए शार्प, ए पेयर ऑफ शार्प सीजर, ए शीट ऑफ वाइट पेपर, एडेसिव टेप एंड टॉर्च. मेथड. शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द सीडी ऑन द साइड ऑफ द ग्रूव्स. व्हाट डू यू सी. अब देखिए हमने क्या करा, हमने सीडी के ऊपर पहले तो टॉर्च को वो करवाया, लाइट अप करा. टॉर्च की जो लाइट थी हमने सीडी पर डाली. हमने क्या ऑब्जर्व करा, मेक ए थिन लॉन्ग स्लिट ऑन इन 1 कार्डबोर्ड पीस. हमने क्या करा फिर सेकंड मेथड में, हमने कार्डबोर्ड का जो 4x6 का पीस लिया था उसके बीच में एक स्लिट बना लिया, लॉन्ग स्लिट, एंड कवर द सेकंड कार्डबोर्ड पीस विद वाइट पेपर. दूसरे कार्डबोर्ड पीस को हमने वाइट पेपर से कवर अप कर दिया. वी विल कॉल दिस द स्क्रीन. एक हमने स्क्रीन बन गई हमारे पास. शाइन द टॉर्च लाइट थ्रू द स्लिट टॉर्च द प्रिज्म एज शॉन इन फिगर बिलो. अब हमें क्या करना है, जो टॉर्च लाइट थी उसको आप इस कार्डबोर्ड का जो पीस में हमने होल बनाया था उससे शाइन आउट कराना है. उससे टॉर्च को जला के ऐसे जलानी है कि इस होल में से इस टॉर्च की लाइट प्रिज्म पर पड़े, और प्रिज्म के पीछे हमने जो हमारी स्क्रीन बनाई थी कार्डबोर्ड के पीस को वाइट शीट ऑफ पेपर से कवर करा था उसके ऊपर आन के वो लाइट इंसिडेंट करे. होल्ड द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म. हमने स्क्रीन को प्रिज्म के दूसरी तरफ रख रखा है. थर्ड मेथड. यू मे हैव टू टर्न द प्रिज्म ए लिटिल एंड ट्राई ए फ्यू पोजिशन ऑफ बोथ द प्रिज्म एंड द स्क्रीन टू गेट ए गुड क्लियर बैंड ऑफ कलर्स ऑन द स्क्रीन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब हमें देखिए ये सेटअप तो हमने कर लिया, लेकिन इस सेटअप को तब तक हम अरेंज करते रहेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे जब तक हमें एक ऐसा अरेंजमेंट शो नहीं हो जाए. जो टॉर्च की लाइट है वो इजीली हॉल से निकल के प्रिज्म में आए और प्रिज्म से सीधे स्क्रीन पर. हमें ऐसा अरेंजमेंट सेट करना है. ऑब्जर्वेशन. यू विल सी ए लवली स्पेक्ट्रम लाइक एन इन्वर्टेड रेनबो ऑन द वाइट स्क्रीन. अब हमें क्या दिखेगा, एक स्पेक्ट्रम दिखेगा लाइक एन इन्वर्टेड रेनबो, उल्टा रेनबो, इन्वर्टेड. किस में दिखेगा, ऑन द वाइट स्क्रीन. नोट. इंस्टेड ऑफ ए प्रिज्म यू कैन ऑल्सो यूज ए स्मॉल मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल इन ए बॉल ऑफ वाटर. प्रिज्म अगर हमारे पास नहीं है तो हम एक छोटा सा मिरर ले सकते हैं और एक पानी से भरा हुआ बॉल ले सकते हैं और उन दोनों को एक एंगल पर सेट कर सकते हैं. और वो एंगल कैसा होना चाहिए ये हमें खुद सेट करना है. टॉर्च जलानी है, होल से उससे लाइट पास आउट करानी है और ख़ुद एडजस्ट करना है उस एंगल को, और ऐसे एंगल को एडजस्ट करना है कि हमारे स्पेक्ट्रम अवेलेबल हो सके, स्पेक्ट्रम मिल सके स्क्रीन पर. Shine the torch into the water and move the screen about a little to get the spectrum color band. अब हमें पानी के बॉल के ऊपर टॉर्च को शाइन कराना है और एक स्पेक्ट्रम कलर बैंड लेना है जिससे क्या हो, स्क्रीन के ऊपर जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल हो जाए. यू विल ऑब्जर्व मैनी कलर्ड ब्लॉब्स ऑन द सीडी व्हेन यू शाइन द टॉर्च लाइट ऑन इट. अब हमें क्या दिखेगा, मैनी कलर्ड ब्लॉब्स ऑन द सीडी के ऊपर बहुत सारे कलर ब्लॉब्स दिखने लगेंगे जब हम टॉर्च लाइट को पानी में शाइन करवाएंगे. यू विल ऑब्जर्व ए मोर ऑर्डरली बैंड ऑफ कलर्स विद द प्रिज्म. हमें क्या होगा, अब इस वाइट जो वाटर का बॉल लिया था उसमें इतना ऑर्डरली मैनर में नहीं मिलेगा हमें. ये जो 7 लाइट्स कलर्स हैं एक ऑर्डर में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रिज्म अगर हम वाटर बॉल की जगह प्रिज्म का यूज़ करेंगे तो हमें एक बहुत ऑर्डरली बैंड ऑफ कलर प्रोवाइड होगा, मिलेगा. कलर ऑफ द thin films. Many times we find colored patches on the roadside due to thin oil films. देखिए क्या होता है, जो छोटी छोटी पतली पतली पन्नियाँ होती हैं, ऑयल फिल्म्स होती हैं, हमारे रोड साइड पर पड़ी हुई होती हैं कलर्स की.
तो हमें क्या नज़र आता है उसमें, वी फाइंड कलर पैचेस, बहुत सारे कलर पैचेस नज़र आते हैं उसमें, बहुत सारे कलर, ये देखिए पैचेस आ रहे हैं छोटे छोटे, अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हैं इसमें। ए थिन ऑयल फिल्म हैज़ 2 लेयर्स, जो छोटी सी पन्नी होती है, थिन ऑयल फिल्म होती है, 2 लेयर्स की मिलके बनी होती है, ए टॉप लेयर एंड ए बॉटम लेयर, ईच ऑफ दीज लेयर सेपरेटली रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट। ये जो 2 लेयर्स हैं, टॉप लेयर और बॉटम लेयर, ये दोनों ही क्या करती हैं, अपनी अपनी लाइट इनकमिंग रेज जो होती हैं, इंसिडेंट रेज, उन्हें रिफ्लेक्ट करती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कंबाइन इन सच ए वे दैट सम कलर्स आर रीएनफोर्स्ड एंड सम कैंसिल आउट। ईच ऑफ दिस लेयर सेपरेटली रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट। और क्या होता है, दे कंबाइन इन सच ए वे दैट सम कलर्स आर रीएनफोर्स्ड एंड सम कैंसिल आउट। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये आपस में ऐसे कंबाइंड होती हैं, इनसे जो कलर्स वो होते हैं, कुछ तो रीएनफोर्स हो जाते हैं दोबारा और सब कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द इंसिडेंट वाइट लाइट ओनली ए फ्यू कलर्स आर प्रेजेंट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड वी देयरफॉर सी कलर्स इन एन ऑयल फिल्म। अब क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट उसके ऊपर पड़ी, उन ऑयल फिल्म के ऊपर 2 लेयर्स थी, उसमें टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों ने ही रिफ्लेक्शन करा। पहले टॉप लेयर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वो रिफ्लेक्टेड रेड बॉटम लेयर के पास गई, फिर बॉटम लेयर में भी रिफ्लेक्शन हुआ। तो क्या हुआ, वाइट लाइट अपने कलर्स के अंदर स्प्लिट अप हो गई, पर स्प्लिट ऐसे हुई कि कुछ जो लाइट्स थी वो आपस में कैंसिल आउट हो गई, कुछ रीएनफोर्स्ड हो गई, और हमें क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रेज के साथ जो लाइट्स हमें दिखी, कलर्स दिखे, हमें वो ऑयल फिल्म के ऊपर नज़र आए, जो बचे हुए कलर्स थे। ओनली ए फ्यू कलर्स आर प्रेजेंट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि बहुत से जो कलर्स थे वो आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। एंड वी देयरफॉर सी कलर्स इन एन ऑयल फिल्म। ह्यूमन आई, and human eye shows a simplified structure of the figure 15.7 shows a simplified structure of a human eye। हमें यहाँ बुक के अंदर 190 पेज नंबर पे एक ह्यूमन आई का डायग्राम दे रखा है, जिसमें हमें सीलियरी मसल्स और स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन आई, पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है कि किन किन चीज़ों से मिलकर हमारी आई बनी है। तो पहला है यहाँ सीलियरी मसल्स, दीज कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अब हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ सीलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। ये येलोइश पार्ट है, इसके ऊपर ये रेड कलर का बल्बिंग पार्ट दे रखा है, वो सीलियरी मसल है। पपिल, वाटरी लिक्विड, pupil, it is the inner aperture of the eye that we can see in the center. It is like a hole through which light enters the eye। ये एक क्या है, इनर अपर्चर है, हमारी आँख के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट वी कैन सी इन द सेंटर, जो हमारी आँख के बिल्कुल सेंटर में होता है, आगे की तरफ। ये एक हॉल की तरह होता है जिसके अंदर लाइट एंटर करती है, और उससे पहले, पपिल से पहले, हमारी आँख में कुछ वाटरली लिक्विड होता है। कॉर्निया, इट इज़ ए थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई। अब कॉर्निया क्या होती है, एक थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जो हमारी फ्रंट आई को कवर करके रखती है। आइरिस, इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड इज़ इन्वॉल्व मेनली इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ पपिल्स। ये हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है, जो ब्लैक, ग्रीन, अलग अलग कलर की आइज़ होती हैं, ये आइरिस कहलाती हैं। द आइज एंड इट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द साइज ऑफ द पपिल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स टू द पपिल। अब देखिए क्या करती हैं, जो पपिल का साइज़ है उसे डिक्रीज या इंक्रीज करती हैं टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इनटू द पपिल। और जो भी लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर एंटर कर रही हैं उसके अमाउंट को भी ये रेगुलेट करती हैं। कैसे रेगुलेट करेंगी, उसके साइज़ को, खुद के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करके पपिल के साइज़ को। रेटिना, रेटिना इज़ द लाइनिंग जस्ट बिहाइंड द आईबॉल। अब हमारी आईबॉल के जो जस्ट बिहाइंड में जो लाइनिंग प्रेजेंट है वो हम उसे रेटिना कहते हैं। इट इज़ द रेटिना दैट इज़ सेंसिटिव टू लाइट एंड हैज़ रिसेप्टर्स कॉल्ड रोड्स एंड कॉन्स। अब रेटिना पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम रोड्स एंड कॉन्स कहते हैं, और ये लाइट को लेके काफ़ी सेंसिटिव होती है, दैट रेस्पॉन्ड टू लाइट एंड जनरेट इम्पल्सेस दैट कैन बी रीड बाय द ब्रेन। जो लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर आई वो इस रेटिना पे पड़ती हैं। रेटिना बहुत हाईली सेंसिटिव होती है लाइट रेज को लेकर। ये क्या करती है, जैसे ही लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट करती हैं ये इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देती हैं, जो ब्रेन तक जाती हैं इम्पल्सेस, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके हमें उस ऑब्जेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि ये लाइट रेज किस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक आई हैं। लेंस,
इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू बिटवीन द पपिल एंड द रेटिना। लेंस क्या है, ये इन बिटवीन प्रेजेंट होता है, पपिल और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट दैट पासिस थ्रू द प्यूपिल इनटू द आई। अब ये क्या करता है, फोकस, इट हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट, लाइट को फोकस करता है, इमेज बनाता है। इमेज कैसे बनती है, लेंस की हेल्प से, ठीक है। जो लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर एंटर करेंगी, लेंस एडजस्ट करेगा और क्या करेगा, फोकस बनाएगा, फोकस पर इमेज बनती है। हमने प्रीवियस हमारी वीडियोस में पढ़ा था कि इमेज जहाँ फॉर्म होती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो ये फोकस को एडजस्ट करने का काम आता है। दिस हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज ऑन द रेटिना, और वो जो फोकस है वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर, रेटिना पे इमेज बनती है बाय बेंडिंग द लाइट रेज को बेंड करके। ऑप्टिक नर्व, इट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन, ये जो आँखों को हमारे दिमाग से कनेक्ट करती हैं। द कैरीज इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम देयर एंड कैरीज इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब ये इम्पल्स को कैरी करती हैं, लेकर जाती हैं आँख से ब्रेन तक, और जो ब्रेन ने हमें उस रेज, जो इम्पल्सेस रेटिना ने ब्रेन तक पहुँचाई, उसे इंटरप्रेट करके जो भी हमें इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी ऑप्टिक नर्व ब्रेन से लाती है। ब्लाइंड स्पॉट, अब इन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं, हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, फॉर एग्जांपल हम हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, डेस्क वगैरह देखते हैं, तो हमें उनके कलर, उनका साइज़ और उनका शेप सब इजीली नज़र आता है। तो जो लाइट रेज थी सन से या टॉर्च से, वो टकरा कर किसी भी आपके फ्रेंड से या आपकी डेस्क से टकरा के आपके आँखों तक आई, रेटिना तक पहुँची। रेटिना ने, हाईली सेंसिटिव है रेटिना लाइट को लेकर, उसने इम्पल्स क्रिएट करी, वो इम्पल्सेस ब्रेन तक गई। तो ब्रेन ने उस लाइट रेज से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है कलेक्ट करके हमें ये बताया कि हम किसे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक चेयर को देख रहे हैं तो ये हमें हमारा ब्रेन बता रहा है कि हमारे सामने एक चेयर रखी है, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो कम टूटी हुई है या सही है, हमें उस पर बैठना चाहिए या नहीं, तो हम उसको देख के डिसाइड करेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ये इम्पल्सेस के थ्रू एक्सचेंज होती हैं आई और ब्रेन से, और ये एक्सचेंज कौन करता है, ऑप्टिक नर्व। ब्लाइंड स्पॉट, इट इज़ ए पोर्शन ऑन द रेटिना वेयर द नर्व फाइबर्स एंटर द ऑप्टिक नर्व। अब देखिए, ये रेटिना का वो पोर्शन है जहाँ नर्व फाइबर्स ऑप्टिक नर्व में एंटर करते हैं। वेयर द नर्व फाइबर्स एंटर द ऑप्टिक नर्व, अब कौन से नर्व फाइबर्स, जो रेटिना जिससे बना होता है वो ऑप्टिक नर्व में जाते हैं। दिस पोर्शन डज नॉट हैव एनी रॉड एंड कॉन्स एंड इमेजेस फॉलिंग ऑन दिस पोर्शन ऑफ द रेटिना कैन नॉट बी सीन। अब देखिए, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये सिर्फ नर्व फाइबर को ऑप्टिक नर्व से जोड़ता है, यहाँ कोई भी रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए अगर कोई इमेज, अगर हमारा लेंस ख़राब हो गया या कुछ भी कोई आई में डिफेक्ट आ गया, वो इस ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर आन के पड़ेगा, तो हमें वो इमेज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ कोई रॉड एंड कॉन ही नहीं है, वो नर्व्स ही नहीं है जो लाइट रे को इंटरप्रेट करती है, उसको लेकर सेंसिटिव है, इसलिए हमें वहाँ पे बनने वाली इमेज नज़र नहीं आएगी। हाउ वी सी, luminous objects like the sun emit their own light and can be seen because of their own light। अब देखिए, जो luminous objects होते हैं, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, वो हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉन luminous objects कैन नॉट बी सीन इन टोटल डार्कनेस। अब देखिए, अगर रात हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउडी वेदर में जब रात होती है, जब मून और स्टार सब क्लाउड्स में ढक जाते हैं, तो हमें इजीली विजिबल नहीं होता। या अगर हमारे यहाँ ब्लैकआउट हो जाए, लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई कट हो जाए, क्लाउडी वेदर है जिसमें मून्स भी विजिबल नहीं है, इजीली मून भी नहीं निकल रहा, चांद भी नहीं निकल रहा, तो हमें हमारे घर में रखे ऑब्जेक्ट इजीली विजिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। However, when there is a source of light from a luminous object, लेकिन अगर वहाँ ऐसा कोई लाइट का सोर्स प्रेजेंट है, ऐसा कोई सोर्स प्रेजेंट है जो लाइट एमिट करता है, दे रिफ्लेक्ट दिस लाइट, तो जो ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वो सोर्स से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट दैट वी कैन सी देम। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट हुई, लाइट में रिफ्लेक्शन हुआ, और हमें पता है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स आसपास प्रेजेंट है उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, उनकी सर्फेसेस वेल पॉलिश्ड नहीं होती, तो स्कैटर्ड फॉर्म में लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट स्कैटर्ड आउट हो जाएगी, और इसी की वजह से हमें अंधेरे में हम टॉर्च जलाते हैं या हमारी मोबाइल फ़ोन से हमारी लाइट जलाते हैं, तो हमें सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं इसी स्कैटरिंग की वजह से।
When light rays reach the eye lens, an inverted image is formed on the retina. अब देखिए हमारी रेटिना में कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज। इमेज कैसे बन रही है, लाइट रेज आ रही है हमारी आंखों के अंदर, रेटिना तक जा रही हैं, तो रेटिना पर वो इमेज इन्वर्ट बनती है। रॉड्स एंड कॉन्स इन द रेटिना लुक एट द डायग्राम ऑफ द आई। अब देखिए रॉड एंड कॉन प्रेजेंट है रेटिना के अंदर। रेटिना पर जो हमें हमारी फिगर 15.7 है स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन आई, उसके अंदर रेटिना दिया गया है। The human eye retains an image produced in it for a little while. This is called persistence of vision. The time period of persistence of vision is very short, but it is a part of our seeing. For example, we see a movie as a continuous motion, but it actually consists of a series of still pictures. The same is true for cartoon movies. In class 7, you learnt about Newton's disk. The disk appears white when it is rotated because persistence of vision overlaps the images of the different colors on the disk and our brain perceives it as white. अब persistence of vision में क्या है, देखिए हमारी आँखों में ये क्वालिटी होती है आँखों की कि जो इमेज रेटिना पर बनती है वो बहुत कम वक्त के लिए बनती है। 1 सेकंड के भी बहुत सारे फ्रैक्शन कर दीजिए, उस फ्रैक्शन इतने से टाइम के लिए वो इमेज बनती है, क्योंकि रेटिना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है इमेजेस को। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व से होती हुई ब्रेन तक पहुंचती हैं और ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। तो टाइम पीरियड बहुत कम है, लेकिन वो हमारा क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ अवर सीइंग। अब एग्जाम्पल दिया गया है, हम जो मूवीज़ देखते हैं, कार्टून मूवीज़ देखते हैं, उन्हें हम कंटिन्यूस मोशन में देखते हैं, पर एक्चुअली वो क्या है, अलग अलग पिक्चर की सीरीज़ से मिलकर बना है और उसमें डबिंग कर दी जाती है। फिर अब हम लोग लेते हैं ना, मूवीज़ देखते हैं, टेक 1 टेक 2 टेक 3 मूवीज़ में अक्सर हम दिखाते हैं। मूवीज़ के अंदर भी अगर मूवीज़ बन रही होती हैं तो टेक्स दिखाते हैं, तो वो अलग अलग पिक्चर्स ली जाती हैं। अब हमने क्लास 7 में न्यूटन्स डिस्क के बारे में पढ़ा था, तो हम क्या थी न्यूटन डिस्क, हमने एक वाइट शीट ऑफ पेपर लिया था जिसे अलग अलग उसके बॉक्सेस क्रिएट करे थे, उसे फोल्ड करके, और उन बॉक्सेस में जो सेक्टर्स बने थे उसे अलग अलग कलर से कलरिंग कर दी थी हमने, और उसे हमने सीलिंग फ़ैन के ऊपर चिपका दिया था। चिपकाने के बाद हमने फ़ैन को ऑन करा, फ़ैन ने रोटेट करना स्टार्ट करा, तो रोटेशन से हमें क्या मिला, क्या दिखा कि जो सारे कलर्स थे उस वाइट शीट ऑफ पेपर पर वो सब डिसअपेयर हो गए और हमें वाइट शीट अपीयर होने लगी, सफ़ेद शीट नज़र आने लगी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हम परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि हमारे रेटिना पर इमेज बहुत कम वक्त के लिए बनती है, और जो फ़ैन की जो मूविंग प्रॉपर्टी है वो जब रोटेट करता है तो बहुत फास्टली रोटेट करता है। 1 सेकंड में शायद 50 से 60 बार या 100 बार तो वो रोटेट कर ही लेता होगा फ़ैन। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो विजन का जो टाइम था वो कम है और फ़ैन बहुत तेज़ रोटेट कर रहा है, इसलिए जो कलर्स थे वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए और ब्रेन ने हमें कैसा उसको बताया, completely white. The brain perceives it as white. Eye defects and correction. Here are some common defects of the eye. यहाँ पे कुछ कॉमन डिफेक्ट्स दे रखे हैं आई के। कैटरैक्ट है एक, फर्स्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इज ए कंडीशन ऑफ द आई व्हेन द आई लेंस बिकम क्लाउडी और ओपेक। कैटरैक्ट में क्या होता है, जब आई लेंस बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए या बिल्कुल ही ओपेक हो जाए। ओपेक ऑब्जेक्ट्स हम जानते हैं जिनमें से लाइट पास आउट नहीं होती, उनसे टकरा के वापस चली जाती है, स्पेशली एज वन गेट्स ओल्डर। जब, और ये किन में होता है, उन लोगों में जो बूढ़े हो जाते हैं। कैटरैक्ट्स कैन बी करेक्टेड। कैटरैक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। मैनी पीपल विद इवन एन एडवांस्ड कंडीशन ऑफ कैटरैक्ट गेट बैक क्लियर विजन विद सर्जरी एंड ट्रीटमेंट। अब कुछ लोगों में जिसमें कैटरैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनका आई लेंस बहुत ज़्यादा क्लाउडी, बहुत डेंस हो जाता है उसका मटेरियल, वो भी हम सही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी एंड ट्रीटमेंट। फॉर गुड विजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ए क्लियर एंड शार्प इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अगर हमें गुड विजन की क्या है, रेटिना पर एक शार्प और क्लियर इमेज बननी चाहिए, वही हमें क्या कहलाएगा, गुड विजन। अच्छे से दिखाई देगा। जब तक रेटिना पे साफ और शार्प इमेज नहीं बनेगी, हमें सही से क्लियरली दिखाई नहीं देगा। समटाइम्स ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द आई, कई बार क्या होता है, आई के अंदर कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है, द इमेज इज फॉर्म्ड ईदर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना और बिहाइंड इट। अब उस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो इमेज रेटिना पर बन रही थी, या तो वो रेटिना से भी पीछे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, या रेटिना से आगे फोकस जो होता है वो रेटिना से आगे क्रिएट होना शुरू हो जाता है। हमने फोकस पढ़ा था, क्या होता है फोकस, जिस पॉइंट पर इमेज बनती है। इन ईदर केस द आई विल सी इट एज ए ब्लड। अब चाहे से फोकस रेटिना से आगे बने या फोकस रेटिना से पीछे की तरफ बने, दोनों ही केसेस में हमें इमेज ब्लड नज़र आएगी इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन इन फ्रंट ऑफ द रेटिना।
इट रिजल्ट्स इन एन आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। अगर इमेज रेटिना से आगे बनेगी, रेटिना के सामने बनेगी, तो जो आई डिफेक्ट उससे क्रिएट होगा उसे हम मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। अब जिन लोगों को मायोपिया होगा वो दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। वियरिंग स्पेक्टिकल्स विथ कॉन्केव लेंसेज विथ विल करेक्ट द डिफेक्ट। अब हम जो शॉर्ट मायोपिया पेशेंट्स को कैसे लेंसेज देते हैं, कैसे स्पेक्स देते हैं, जो कॉन्केव लेंस से मिलकर बने हों, जो इस डिफेक्ट को सही कर दें। इफ द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना इट रिजल्ट्स इन एन आई डिफेक्ट कॉल्ड हाइपरमाइट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। अगर इमेज जो बन रही है वो रेटिना से पीछे बनेगी तो हाइपरमाइट्रोपिया डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये क्या होता है हाइपरमाइट्रोपिया? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमाइट्रोपिया कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। पास की चीज़ें नहीं नजर आती उन पर्सनस को जिसको हाइपरमाइट्रोपिया है। हाइपरमाइट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग स्पेक्टिकल्स विथ कॉन्वेक्स लेंसेज। अब हाइपरमाइट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंसेज के स्पेक्ट्स बनाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर कॉपिंग विद विजुअल इम्पेयरमेंट। In the early 1800, Louis Braille developed what is known as the Braille system, which enables people with visual impairment. It consists of raised dots to present alphabets and numbers. अब देखिए 1800 सेंचुरी जो 1800 जो ईयर था, वहाँ लुइस ब्रेल नाम के एक साइंटिस्ट ने ब्रेल सिस्टम बनाया था। और वो ब्रेल सिस्टम क्या था? उसके अंदर उसने जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो भी जिस भी लैंग्वेज में उसने बनाए थे, उसमें उसने क्या करा, अल्फ़ाबेट्स में डॉट्स क्रिएट कर दिए। दिस कैन बी रीड बाय टचिंग विथ फिंगर। और हम जब उसको फिंगर से टच कर रहे थे तो हमें क्या नज़र आ रहा था, अगर ए है, ए के शेप के बहुत सारे डॉट्स बना दिए तो कुछ हमें बाहर की तरफ निकल गया है वो डॉट्स। तो जब हमने उसको टच करा तो हमें समझ में आ गया कि वो कौन सा वर्ड है, कौन सा अल्फ़ाबेट है। In many parts of the world, household products like soap and milks have the price and their information written in braille in addition to normal print. देखिए जो सोप से आते हैं हमारे पास, सोप्स को देखा होगा, सोप्स को जब हम खोलते हैं तो उसके ऊपर कुछ गुदा हुआ होता है। जैसे अगर लक्स का होगा तो लक्स, तो हम आंख बंद करके भी जब हम उसके ऊपर फिंगर हमारे हाथ रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ब्रेल स्टाइल में लिखा हुआ होता है। नाउ इट इज़ विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइसेस सच एज पोर्टेबल ब्रेल टाइपराइटर, टॉकिंग कैलकुलेटर, टॉकिंग क्लॉक एंड ऑडियो डिक्शनरी आर अवेलेबल। अब आप तो आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसकी वजह से हमने क्या क्या डेवलपमेंट करे हैं, ऑडियो डिक्शनरी बना ली है। हमारे फ़ोन्स के अंदर भी एक वॉइस टैग होता है, हम बोलकर माइक लगा होता है, उसको दबाएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। There are also blind-friendly computers and reading softwares like JAWS and Kurzweil 3000. अब कुछ क्या है, ब्लाइंड फ्रेंडली कंप्यूटर्स भी डेवलप कर लिए गए हैं रीडिंग सॉफ्टवेयर्स की तरह, जिसके अंदर ये दो एग्जांपल दिए हैं लाइक JAWS एंड Kurzweil 3000। इसमें क्या होगा, आप वॉइस टैग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर से चाहिए आप उसे ले सकते हैं। न्यूट्रिशन फॉर आई हेल्थ। गुड विजन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू अस। गुड विजन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ईटिंग द राइट फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वंस आई। अब हमें हमारी आँखों को अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है, स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रंस एंड द एल्डरली। स्पेशली किन लोगों को ये चीज़ें लेनी चाहिए, जो बच्चे बढ़ रहे हों, एडल्ट एज में आ रहे हों, और जो बुजुर्ग लोग हों उन्हें। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स इन ए कंडीशन कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखना, हमें रात को अच्छे से कम लाइट में नहीं दिखाई दे पाता, ऐसे पर्सनस को जिन्हें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ईटिंग फूड रिच इन विटामिन ए सच एज कैरेट्स, ब्रोकली, लीवर, एग वाइट एंड बटर कैन रिवर्स दिस कंडीशन। अब ये चीज़ें हैं, ये कुछ फूड दे रखे हैं, इन्हें खाने से विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। ईटिंग फूड्स रिच इन विटामिन ए, सी एंड ई कैन डिले एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द आई। अब देखिए हमें विटामिन ए, सी, ई वाले अगर हम ये ऐसे फूड्स जिसके अंदर इन 3 विटामिन की कमी हो, अगर हम वो खाएंगे, ईटिंग फूड्स रिच इन विटामिन ए, सी एंड ई कैन डिले एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस। जो एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस होती है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लाइंडनेस आती है, वो उसे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? ऐसे फूड्स हमें लेनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन ए, सी और ई प्रेजेंट हो। केस स्टडी, यहाँ कुछ केस स्टडीज़ दे रखी हैं, निकोलसन, सॉन्डरसन और एक दूसरा है सूरदास। ये निकोलस कौन था? एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था।
ही लॉस्ट हिज साइट व्हेन ही वाज अबाउट 1 year old. जब वो 1 साल का था उसने अपनी आंखें गंवा दी थी, उसकी विजन खराब हो गया था. बट ही डिड नॉट लेट हिज ब्लाइंडनेस कम इन हिज वे ऑफ अचीविंग सक्सेस. लेकिन उसने अपने इस अंधेपन को अपने सक्सेस के बीच में नहीं आने दिया. ही लर्न ग्रीक, लैटिन एंड मैथमेटिक्स एट ए यंग एज. उसने कम ही उम्र में ग्रीक सीखी, लैंग्वेजेस सीखी, लैटिन सीखी और मैथ्स सीखी. एंड लेटर बिकम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स. और क्या बन गया आगे जाके, वो मैथ्स का टीचर बन गया, एक अंधा लड़का, ब्लाइंड पर्सन. एस्ट्रोनॉमी एंड ऑप्टिक्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो मैथमेटिक का, एस्ट्रोनॉमी और ऑप्टिक का टीचर बना. ही कुड नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग वर वेरी गुड एंड ही कुड डू लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन हिज हेड. वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी जो टचिंग कैपेबिलिटी, सेंस ऑफ टच था और हियरिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से वो मैथ्स के जो लेंथी न्यूमेरिकल्स थे वो भी ईजीली अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया करता था. यू कैन इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट दैट इट कैन बी. ये कितना डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए. एक और यहाँ दे रखी केस स्टडी. सूरदास वॉज एन इंडियन सेंट एंड कंपोजर हु लिव्ड इन द 15th and 16th century. हमारे इंडिया में 15 से 16 शताब्दी में एक इंडियन सेंट रहता था जो एक कंपोज़र भी था, सूरदास. ही वॉज बोर्न ब्लाइंड. वो पैदाइशी ब्लाइंड था, देख नहीं सकता था. एंड वाज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हिज फैमिली एंड हिज नेबर. इसी की वजह से उसकी फैमिली और उसके रिश्तेदारों ने कभी भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करा. ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 6 एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट एंड कंपोजर्स ऑफ इंडिया. उसने 6 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था एक अच्छा कवि और एक अच्छा कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र बनने के लिए. सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर सुरसागर, सुर सरावली एंड द साहित्य लहरी. उसके सूरदास के 3 वर्क दे रखे हैं जो बहुत फेमस रहे हैं. तानसेन, द फेमस सिंगर इन एम्परर अकबर्स कोर्ट, इज सेड टू हैव sung some of Surdas song, which charmed Akbar. Surdas songs are sung even today. तानसेन अकबर का एक दरबारी था, उसके नवरत्नों में से एक था. वो भी, उसने भी अकबर के कोर्ट में कई सूरदास के गाने गाए, जिसकी वजह से अकबर बहुत खुश हुआ. और सूरदास के आज भी बहुत से ऐसे गाने हैं जो गाए जाते हैं. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लाइट चैप्टर 15. अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. थैंक यू.